first part of the topic is enforcement of maintenance order, and second part है interaction and discussion on the guidelines of the Supreme Court rendered in the case of Rajneesh versus नेहा. उसका केस का रेफरेंस भी दिया हुआ है. तो हम ये आप लोगों से जानना चाहेंगे, उसी हिसाब से हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे कि पहले इन्फोर्समेंट के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर. डिस्टर्बेंस आ रही है, काइंडली म्यूट योर ऑडियो, सम डिस्टर्बिंग साउंड इज कमिंग. तो इसको दो पार्ट में जो आज का रूटीन रखा गया है, उसमें फर्स्ट पार्ट में है इन्फोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर. ये जजमेंट क्यों आया और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी. आई थिंक कुछ लोग जितने ऑफिसर्स आज अटेंड कर रहे हैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें से कुछ ऐसे ऑफिसर हैं जो इसी पॉइंट पर एक लेक्चर और हुआ था पहले, उसमें अटेंड किए हों. ऐसे भी कोई ऑफिसर हैं who had occasion to attend the previous training program on this topic? I want to know any one of you who has already attended training program on previous occasion on this topic. अगर अटेंड किए हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, उनके लिए रिफ्रेशिंग हो जाएगा. उस समय भी कुछ हमने इसके बारे में बताया था कि इन्फोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर में डिफिकल्टी होती है, कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी होती है और कुछ लैक ऑफ क्लैरिटी इन द प्रोविजंस ऑफ लॉ उसके कारण होता है. और कई फैमिली कोर्ट्स का ऑर्डर का जो ट्रेंड है वो एक हारमोनियस नहीं है, ऐसा प्रीवियसली हाई कोर्ट ने नोटिस किया था. तो मेरे ख्याल से लगभग 4-5 साल से रेगुलर इन्फोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर के बारे में कोई न कोई लेक्चर रखा ही जाता है, और कई बार ऑलमोस्ट ऑल द टाइम फिजिकल मोड में भी और वर्चुअल में भी हमने क्लास लिया है. तो हम कुछ जानना चाहते हैं आपसे, इसलिए फिर हम उसको स्किप ओवर कर जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे कि मेंटेनेंस ऑर्डर आप पास करते हैं तो पहला प्रॉब्लम आता है कि इन्फोर्स कैसे करें, और दूसरा है कि आज आपके पास मेंटेनेंस का बहुत सा प्रॉब्लम है. एक तो कॉमन है कि वाइफ का मेंटेनेंस और डिपेंडेंट्स जो डॉटर हैं, सन है, जो भी है मेंटेनेंस का. तो एक प्रोविजन हो गया 125 सीआरपीसी में. दूसरा प्रोविजन हुआ मैट्रिमोनियल, अगर डिस्प्यूट है हिंदू मैरिज एक्ट में, उसमें भी मेंटेनेंस का प्रोविजन है. फिर एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी प्रोविजन है. फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी प्रोविजन है. इंट्रीम ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस का भी प्रोविजन है. फिर फाइनल ऑर्डर का भी प्रोविजन है. तो कहीं भी अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर किसी भी एक्ट के अनुसार हुआ है तो उसका इन्फोर्समेंट में प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम है क्या कि प्रोसीजर लेवल में भी गलती हो जाती है, और दूसरा है क्या कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है कि रियलाइजेशन पर्पस है कि कैसे जो बेनिफिशियरी है उसको मेंटेनेंस अमाउंट रियलाइज करके उसके फेवर में उसको हैंड ओवर किया जाए. इसमें कई प्रॉब्लम आया है, पहले काफ़ी हम लोगों ने डिस्कस किया है. इसी संदर्भ में हम पहले थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं कि 125 को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि ज़्यादातर केसेस 125 में आता है, और आपके यहाँ चूंकि अब 125 का भी जुडिक्शन है तो आप फैमिली जज के साथ साथ 125 में जस्ट लाइक मजिस्ट्रेट ऑफ फंक्शन करते हैं. तो 125 सीआरपीसी में जितना भी प्रोसीजर है उसके हिसाब से आपको चलना होगा. और अगर हिंदू लॉ के हिसाब से प्रोसीड करते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट में
सेक्शन 24 में प्रोसीड करते हैं तो वहां भी मेंटेनेंस आप दे सकते हैं और यहाँ भी मेंटेनेंस दे सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में मेंटेनेंस अवार्ड हो गया, किसी केस में है कि 3 जगह अवार्ड हो गया। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने फोकस किया है ओवरलैपिंग जुडिक्शन। तो ओवरलैपिंग जुडिक्शन में क्या होगा, क्या गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये तो मुख्य केंद्र बिंदु ही है डिस्कशन का। लेकिन उसके पहले जो हम लोग 125 में रियलाइजेशन का प्रोसीजर एडॉप्ट करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं। अगर आप लोग इससे फुल्ली अवेयर हैं कि 125 के प्रोविजन को इन्फोर्स करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, तब तो कोई बात नहीं, हम इसको स्विच ओवर कर जाएंगे। और अगर इस पर कुछ डिस्कशन आप चाहते हैं तो आपकी राय से हम इस पर कुछ डिस्कस कर सकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आई वॉन्ट टू नो योर व्यू। 125 सब क्लॉज 3 को ध्यान से पढ़ने से ही क्लैरिटी आ जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन्फोर्समेंट में कैसे एक्सक्यूशन होगा उसके लिए 125 सब क्लॉज 3 और सेक्शन 128 ये 2 प्रावधान को ध्यान में रखना। 128 इज जस्ट लाइक एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग, तो इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर। अब कहां कहां दिक्कत होती है, कई जगह ऐसा देखा गया है कि वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हो गया या डिस्टेंस वारंट इशू हुआ, उसी पर अरेस्ट करके ले आया, तो उसके पहले जो मैंडेटरी प्रोविजन है उसका कंप्लायंस जरूरी है। तो 125 सब क्लॉज 3 कहता है कि वारंट जो होगा वो वारंट होता है वो फॉर लेविंग द अमाउंट ड्यू इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर लेविंग फाइन्स and may sentence such person for whole or any part of each month's allowance after execution of warrant to imprisonment until payment or 1 month। तो 1 year लिमिटेशन है, 1 year लिमिटेशन के अंदर फाइल करना है। बियॉन्ड 1 year है तो वो बार्ड बाई लिमिटेशन हो जाता है। और वारंट जब इशू करेंगे तो वो एक्चुअली वो डिस्ट्रेस वारंट कहलाता है। तो डिस्ट्रेस वारंट में अरेस्ट करने का नहीं है, इसके लिए डिस्ट्रेस वारंट का फॉर्म आपको सीआरपीसी में दिया हुआ है। चूंकि आपका वास्ट एक्सपीरियंस है एज ए मजिस्ट्रेट और सेशंस जज, असिस्टेंट सेशन जज, एडिशनल सेशन जज के रूप में, तो फाइन को रियलाइज करने के लिए सीआरपीसी में जो प्रावधान है वो सेक्शन 421 है। वारंट अब डिस्ट्रेस वारंट का फॉर्म प्रेस्क्राइब है 43 है, और 125 के लिए एक और ऐड किया गया है फॉर्म, उसमें परहैप्स फॉर्म नंबर 19 है। और जब हम लोग रियलाइज करने के लिए प्रोसीड करते हैं तो पहले होता क्या है, जो वारंट डिस्ट्रेस वारंट होता है उसमें फाइन वगैरह का अमाउंट रहता है और अटैचमेंट एंड सेल के हिसाब से होता है, उसके लिए फॉर्म नंबर 44 है। तो सीआरपीसी में 3 फॉर्म है रेलिवेंट जिसको यूज किया जाता है, फॉर्म नंबर 19, 43 एंड 44। और रेलिवेंट प्रोविजन है 125 का सब क्लॉज 3। जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है वो ये है कि अगर अपोजिट पार्टी मेंटेनेंस अमाउंट देने में डिफॉल्ट करता है और पिटिशनर के तरफ से ग्रीवांस रेज किया जाता है कि मेंटेनेंस ऑर्डर हुआ है, हमको नहीं मिला है, इतना एरियर है, दिलवा दिया जाए, यानी कि ओरिजिनल कोर्ट और एक्सिक्यूटिंग कोर्ट दोनों का फंक्शन आपको करना है। तो आप रियलाइजेशन के लिए सबसे पहले सो कॉज, जैसा कि मैंडेट ऑफ लॉ है, सो कॉज अपोजिट पार्टी से मांगना अति आवश्यक है। अगर सो कॉज आप नहीं मांगते हैं और स्टेट में नेक्स्ट स्टेप लेते हैं तो वो ऑर्डर आपका गलत हो जाए। सो कॉज में हो सकता है कि कोई उसका ऐसा जस्टिफाइबल ग्राउंड हो जो एक्सेप्टेबल हो, उसके हिसाब से ऑर्डर पा। सो कॉज से अगर ये पता चलता है आफ्टर कंसीडरिंग दी सो कॉज
दैट देयर इज नो ग्राउंड, जस्टिफाइबल ग्राउंड, और वो ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई कर रहा है या डायलेक्ट्री टैक्टिक्स अपनाए हुए है, अवॉइड कर रहा है, तब वैसे कंडीशन में उसके आफ्टर कंसीडरिंग दी सो कॉज इफ एनी फाइल्ड बाय द अपोजिट पार्टी एंड रिजेक्टिंग दी grounds taken in the so cause, then further step would be issuance of distress warrant in form number 43. This is the procedure. अब स्टेट में आप रिमांड नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं रिमांड करने का प्रावधान कई जगह है सीआरपीसी में। एक तो 167 सब क्लॉज 2 में होता है, दूसरा कमिटमेंट टाइम 209 में होता है, और तीसरा इंक्वायरी एंड ट्रायल 309 में होता है। लेकिन सेक्शन 421 का जब एप्लीकेशन होता है तो इसके लिए एक सेक्शन है, सेक्शन 30। डिफॉल्ट ऑफ फाइन में जो सेंटेंस करते हैं वो सेक्शन 30 है, और सेक्शन 30 के हिसाब से आप उसको कन्विक्ट करेंगे, यानी कि 125 के मेंटेनेंस अलाउंस के रियलाइजेशन में डिफॉल्ट होने के बाद एक्सक्यूशन का प्रोसीजर जब आप अडॉप्ट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में सो कॉज नोटिस इशू करेंगे, सो कॉज कंसीडर करने के बाद कन्विक्शन, अगर कोई जस्टिफाइबल रहे तो कन्विक्शन ऑर्डर पास करेंगे, उसके बाद वारंट करेंगे। अगर इसमें चूक हो गया तो वो ऑर्डर आपका इलीगल हो जाएगा और लायबल टू बी चैलेंज हो जाएगा। इस पर कुछ जजमेंट भी पिछले लेक्चर में भी लिखाए थे, कई इम्पोर्टेंट जजमेंट है उसमें, अब आप लोग चाहिए तो उसको लिखा दे सकते हैं या आप लोग पढ़े भी होंगे। ऐसा सब केसेज आया, उसी के आधार पर जो गलतियां हुई वो सब ऑर्डर्स चैलेंज हुआ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो उसी को आप लोगों के लिए आसानी हो समझने में और रेफरेंस में, तो हम कुछ केस लॉ इस पर लिखा देते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डिस्कस करेंगे। पहला जजमेंट है वो हाई कोर्ट का ही है कि ये कोशिश होना चाहिए कि जो मेंटेनेंस अमाउंट है वो किसी तरह से मिल जाए। ऐसा जेल भेजने से उसको कोई फायदा नहीं। जेल भेजने का कानून को पटना हाईकोर्ट ने कहा कि ड्रैकोनियन लॉ था, अब वो नहीं चलेगा। मनी क्लेम में किसी को जेल भेजना जस्टिफाइबल नहीं है, ये पटना हाईकोर्ट का व्यू है। लेकिन कोर्ट को जस्टिस करना है तो जस्टिस मस्ट बी डन टू बोथ दी पार्टीज। तो एक पार्टी को पेमेंट कराना है और दूसरे पार्टी को क्वर्स करके उससे रियलाइज करके लेना है, तो इसमें बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। तो ये पहला केस है दशरथ शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। आप चाहिए नोट कर सकते हैं, आप ही लोग के लिए सिलेक्ट करके रखे हैं। दशरथ शर्मा वर्सेस स्टेट 2005 वॉल्यूम 3 PLJR 687। दूसरा जजमेंट डिवीजन में पटना हाई कोर्ट का है, अशोक कुमार सिंह वर्सेस स्टेट। इसका साइटेशन एक बार फिर से रिपीट किया जाए। 2005 दशरथ शर्मा वर्सेस स्टेट 2005 वॉल्यूम 3 PLJR 687। सेकेंड जजमेंट अशोक कुमार सिंह वर्सेस स्टेट, ये 1994 वॉल्यूम 1 PLJR 595। नेक्स्ट जजमेंट इसलिए हम साइट कर रहे हैं कि अगर वायलेशन होगा लॉ का और
opposite party without taking recourse of the required procedure and provision of law, तो वो पेनलाइज अननेसेसरली हो जाएगा, तो उसके लिए उसका डिटेंशन भी इलीगल होगा। अगर आपका ऑर्डर अकॉर्डिंग टू लॉ या जुडिशियस नहीं है और कॉन्ट्ररी टू लॉ है, तो डिटेंशन ऑफ द अपोजिट पार्टी who defaulted in making payment of arrears of maintenance would be illegal। और मैंने भी एक बहुत पहले केस बहस किया था, चीफ जस्टिस साहब जब थे, लोढ़ा साहब, उनके यहाँ यही मैटर हमने रेज किया था। मोतिहारी का एक केस था, वो स्टेट में वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर दिया था, और चूंकि एरियर्स ऑफ रेंट वो डिफॉल्टर था, 3 साल से पेमेंट नहीं किया था, तो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हो गया और जेल चला गया, 2-3 महीना से जेल में था। तो वहाँ के एडवोकेट्स ने कहा भाई तो कोई क्रिमिनल केस है नहीं, यहाँ बेल का क्या प्रोविजन है, यहाँ तो बेल नहीं हो सकता है, कोई प्रोविजन नहीं है। तो हाईकोर्ट में उसमें रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस हमने फाइल किया था। तो पहला क्वेश्चन रेज किया गया बेंच के तरफ से कि दिस रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज नॉट मेंटेबल बिकॉज योर क्लाइंट इज इन कस्टडी बाय वर्च्यू ऑफ जुडिशियल ऑर्डर पास्ड in a maintenance case by a judge of the family court. How you say that it is illegal detention? तो इम्पोर्टेंट जजमेंट है। उसके पहले पटना हाई कोर्ट ने भी इसको डिसाइड किया था। अदर हाई कोर्ट्स का तो बहुत जजमेंट है, तो वो जजमेंट में होल्ड हो गया कि नहीं, वो डिटेंशन इलीगल है, क्योंकि जो बेसिक प्रोसीजर है रियलाइजेशन के लिए 125 सब क्लॉज 3 का उसमें वायलेशन हो गया, और 128 में स्टेट में वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करके और उसको कस्टडी में रिमांड कर दिया, तो रिमांड ऑर्डर भी इलीगल हो गया। रिमांड पासिंग ऑफ सेंटेंस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट, दिस इज विद इन द डोमेन ऑफ द कोर्ट एक्सरसाइजिंग पावर अंडर सेक्शन 125 सब क्लॉज 3, बट दैट पावर हैज बीन इलीगली एक्सरसाइज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, देन ऑर्डर इज विदाउट जुडिक्शन, and therefore in pursuance of such order when remand was made, remand was illegal। इसलिए उनको हैबियस कॉर्पस रिट उसमें इशू हुआ था। तो दूसरा जजमेंट ये नवनीति बाबू का बहुत अच्छा जजमेंट है। इसमें उन्होंने कंपनसेशन के लिए इलीगल डिटेंशन भी होल्ड किया था। मोहम्मद अबू हसनैन वर्सेज स्टेट, मोहम्मद अबू हसनैन वर्सेज स्टेट 2007 वॉल्यूम 1 PLJR 797। इस जजमेंट में यही कहा गया कि पेमेंट फेल्यूर टू पे डेट इज नॉट इन वायलेशन ऑफ लॉ बट वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट, कंपनसेशन ग्रांटेड फॉर इलीगल डिटेंशन। दूसरा कोर्ट ने डिप्रिकेट किया है दूसरे जजमेंट में, पटना हाई कोर्ट ने, कि कैजुअल मैनर में वारंट इशू होता है, जिस पर फोकस दे रहा है। आई वांट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ ऑल द ऑफिसर्स रिगार्डिंग द बेसिक प्रोविजन ऑफ लॉ एंड द व्यू एक्सप्रेस्ड बाय द पटना हाई कोर्ट इन different situation and in different cases, which are reported cases and important cases. Having gone through all these cases and the principle decided by the Honorable Court, I think you would be more profitable in doing justice between the parties, and your order will be always upheld by the higher courts, cannot be set aside by the higher court if it is in accordance with law. तो जुगल सिंह वर्सेज स्टेट है, जुगल सिंह वर्सेज स्टेट 2008 वॉल्यूम 3 PLJR 656। इस जजमेंट में डिप्रिकेट किया गया है कि कैजुअल वे में वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं इशू कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट जजमेंट इस बात के लिए वो फुल बेंच जजमेंट है पटना हाई कोर्ट का, वो भी जानना जरूरी है कि अगर रिमांड इलीगल हो गया देन वेदर इट इज क्यूरेबल और नॉट। अगर किसी सब्सिक्वेंट स्टेज में आपको पता चल गया कि अब हमने अपोजिट पार्टी को वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करके और रिमांड कर दिया और रिमांड इज इन वायलेशन ऑफ लॉ, देन इट इज इलीगल रिमांड,
तो उस इलीगल रिमांड को क्योर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, इसके लिए आप AIR 1988 पटना 199 फुल बेंच जजमेंट देखिएगा। और इससे पुराना जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का इलीगल डिटेंशन और इलीगल रिमांड के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। AIR 1988 पटना 199 फुल बेंच के बाद नेक्स्ट जजमेंट जो हम लिखाना चाह रहे हैं आप लोग को, वो है राम नारायण सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली। राम नारायण सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली, AIR 1953 सुप्रीम कोर्ट 227। (125) सब क्लॉज 3 एंड सेक्शन 128, ये दोनों के कंसर्निंग जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, हमने लिखा दिया आपको। इसको देखा जाएगा, आप लोग पढ़े भी होंगे और इस्तेमाल भी किए होंगे। ये बड़ा यूजफुल है और इसी के हिसाब से ऑर्डर करना चाहिए। अब इस पर कोई आपका कोई क्वेरी हो तो हम इसी पर आंसर करके आगे बढ़ेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है उसके ऊपर। एनी क्वेरी ऑन दिस इशू? नो। ये केस है 125 मेंटेनेंस का ही केस था, रजनीश वर्सेज नेहा, क्रिमिनल अपील नंबर 730 ऑफ 2020। ये रिपोर्टेड भी है 2012 वॉल्यूम 1 PLJR, 2021 वॉल्यूम 1 PLJR, सुप्रीम कोर्ट पेज 1। केस बहुत शॉर्ट है, फैक्ट्स भी इसमें बहुत शॉर्ट है। ये मेंटेनेंस का केस 125 में वाइफ और माइनर सन के खिलाफ लाया गया था। तो इस जजमेंट का आप देखिएगा, फैक्ट्स बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है 2 पारा में। family court, the appellant husband challenged the order of the family court white criminal writ petition number 1 before Bombay High Court। मेंटेनेंस का आदेश फैमिली कोर्ट के द्वारा पास किया गया, नागपुर बेंच का केस था।